हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे एकादश प्रवेश परीक्षा के लिए बहुत से बच्चों का कहना था कि सर आप एकादश प्रवेश परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न का मॉडल प्रारूप तैयार करके समझा दीजिए। तो एकादश प्रवेश परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे इस पर थोड़ा सा चर्चा कर लिया जाए। तो कुल 100 अंक होते हैं। 100 अंक मिलेंगे। 100 अंकों में 20 अंक गणित के होंगे, 20 अंक भौतिकी के होंगे और 20 अंक केमिस्ट्री के होंगे, 20 अंक इंग्लिश के होंगे और 20 अंक हिंदी, सामान्य हिंदी के होंगे। इस प्रकार कुल प्रश्नों की संख्या जो देखा जाए तो प्रश्नों की संख्या के अनुसार अंक मिलेंगे 100 अंक के। अब प्रश्न 1 नंबर के भी हो सकते हैं, 2 नंबर के भी हो सकते हैं। जो ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे वो 1 नंबर के होंगे, 2 नंबर के भी हो सकते हैं कुछ। तो दिए गए प्रश्नों के सम्मुख अंक दिए रहेंगे। तो इस प्रकार आज हम केवल एकादश प्रवेश परीक्षा के भौतिक पर चर्चा करेंगे। तो प्रश्नों का प्रारूप में देखा जाए, कह रहा है दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। तो फोकस दूरी, जब फोकस दूरी पूछ रहा है f तथा वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध, तो याद होगा f बराबर लिखते हैं फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2। अब पूछ रहा है समतल दर्पण की फोकस दूरी। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, इनफाइनाइट। वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। अपवर्तनांक 3/2 है। कांच में प्रकाश की चाल होगी तो इसके लिए फार्मूला होता है n बराबर c/v। c क्या है? प्रकाश की चाल है। v माध्यम में प्रकाश की चाल है और n अपवर्तनांक है। तो देखा जाए यहाँ v निकाला जाए तो ये हो गया c/n। वैल्यू रख दिया जाए। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है और यहाँ अपवर्तनांक दिया है 3/2। तो हल किया जाए तो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड ये मिल जाएगा कांच में प्रकाश की चाल। अब अगला प्रश्न थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो ये देखा जाए, कह रहा है कि अवतल दर्पण के लिए u v तथा f में संबंध ज्ञात कीजिए। तो अवतल दर्पण के लिए u v f में संबंध, तो ये हमारा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u ये संबंध है, जहाँ f फोकस दूरी है, u दर्पण से वस्तु की दूरी और v दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। अब पूछ रहा है रेखीय आवर्धन की परिभाषा लिखिए। तो रेखीय आवर्धन की परिभाषा देखा जाए तो लिख सकते हैं रेखीय आवर्धन m बराबर I/O होता है। यानी कि I क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही रेखीय आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु के लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहा जाता है। नेत्र लेंस होता है
नेत्र लेंस देखा जाए तो नेत्र लेंस अभिसारी होगा, यानी कि नेत्र लेंस ये मिलेगा अभिसारी। अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी यानी कि नेत्र के सामने वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी हुई वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, उसी को कहते हैं अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। और स्वस्थ मनुष्य के लिए यह दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। तो कांच का अपवर्तनांक देखा जाए तो यदि ये प्रिज्म है तो प्रकाश की किरणें जब किसी फलक पर आपतित होती हैं तो ये आधार की ओर विचलित हो जाती हैं। जब आधार की ओर विचलित हो जाती हैं और एक पर्दा रख दिया जाए तो पर्दे पर विभिन्न रंगों के स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं। जो सबसे नीचे की ओर होता है बैगनी रंग का होता है और सबसे जो ऊपर होता है वो लाल रंग का होता है। और इन्हीं रंगों के बीच सभी रंग होते हैं, 7 रंग। तो पूछ रहा है अधिकतम किसका अपवर्तनांक होता है, तो देखा जाए तो अधिकतम अपवर्तनांक बैगनी रंग के लिए मिलेगा। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाता है बैगनी रंग। बैगनी रंग के लिए ये हो जाता है। अब कह रहा है आसमान का रंग नीला दिखता है, तो नीला दिखता है तो ये प्रकाश का जो प्रकीर्णन होगा, प्रकीर्णन के लिए प्रकीर्णन से ऐसा होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन यानी कि वायुमंडल में विभिन्न गैसों के मिश्रण तथा वायु के धूल उपस्थित होते हैं। जब प्रकाश की किरणें इन माध्यमों से होकर गुजरती हैं तो इन किरणों को अवशोषित कर लिया जाता है और पुनः उत्सर्जित किया जाता है, इन कणों के द्वारा उत्सर्जित किया जाता है। तो इस घटना को ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। और प्रकीर्णन के कारण जो आसमान का रंग होता है वो नीला दिखाई देता है। तो ये हम लिख सकते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। अब देख रहा है चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है, तो चंद्रमा से देखने पर आकाश काला दिखाई देगा। अब काला क्यों दिखाई देता है इसको भी थोड़ा सा समझ लिया जाए। चंद्रमा पर जो प्रकाश का विचलन नहीं होता है, यानी कि वहाँ माध्यम नहीं मिलता है। जब माध्यम नहीं है तो जो आकाश होगा उसका रंग चंद्रमा से देखने पर काला दिखाई देता है। बिजली के बल्ब में तंतु होता है, तो तंतु से क्या मतलब है ये थोड़ा सा समझा जाए। तो तंतु को हम समझ सकते हैं, आप देखे होंगे ये बल्ब है, यहाँ 2 पिन लगे होते हैं जो होल्डर में व्यवस्थित करते हैं। यहाँ ऊपर 2 चिप लगे होते हैं और इनका संबंध 2 चालक तारों से होता है और ये तंतु इसको तंतु कहते हैं। और ये
जो तंतु है टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन अब कह रहा है ओम का नियम क्या होता है, तो ये टंगस्टन का बना है। ओम का नियम लिखा जाए, ओम का नियम क्या होता है ये थोड़ा सा समझा जाए। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था को ताप, दाब और क्षेत्रफल को न परिवर्तित किया जाए तो चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर प्रवाहित धारा का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे ओम का नियम कहा जाता है। तो ओम का नियम लिख सकते हैं R बराबर V अपान I। V क्या है, विभवांतर है, और I क्या है, बहने वाली धारा। अब वैद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है, तो वैद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति जनित्र है। जिसको जनरेटर कहा जाता है। डायनमो उत्पन्न करता है, तो डायनमो विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। तो इसको लिखा जा सकता है वैद्युत वाहक बल। ऊर्जा के दो वैकल्पिक स्रोतों का नाम लिखना है। पूछा जा रहा है प्रश्न, ऊर्जा के दो वैकल्पिक स्रोतों का नाम लिखिए। तो ऊर्जा के दो वैकल्पिक स्रोतों का नाम देखें तो लिख सकते हैं, वैकल्पिक स्रोत हैं तो सौर ऊर्जा और नाभिकीय ऊर्जा। इस प्रकार प्रश्नों का चयन होता है। अब ये प्रश्न संभावित हैं। इस प्रकार कल देखा जाएगा गणित के कुछ प्रश्नों का संकलन।